हेलो एवरीवन। रेजोनेंस में नेक्स्ट एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये कुछ एरोमेटिसिटी के कैरेक्टरिस्टिक है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टर है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो साइक्लिक होने चाहिए और प्लेनर होने चाहिए। जो एरोमेटिसिटी आएगी कंपाउंड में कब आएगी, जब वो साइक्लिक होगा और प्लेनर होगा। एरोमेटिसिटी के लिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, वो साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। थर्ड क्या होगा, उसके अंदर हक्कल्स रूल फॉलो होना चाहिए। हक्कल रूल का मतलब क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10, 14 और 18। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड में डीलोकलाइज होंगे, उनका डीलोकलाइज होना भी जरूरी है, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है वो। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या आ जाएगा, आपका बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, तो इन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड ही तो डीलोकलाइज हो रहा है। डबल बॉन्ड ही तो सारी एल्कीन थी, 3 एल्कीन को मैंने अलग अलग तरीके से जोड़ दिया तो ये आपके क्या बन गए, बेंजीन रिंग बन गई। ये एल्कीन ही तो थी, तीनों एल्कीन को मैंने जोड़ दिया, साइक्लिक फॉर्म में लेके आ गया। ये हेक्साट्राईन है, इस हेक्साट्राईन को अगर मैं साइक्लिक फॉर्म में लेकर आ जाऊंगा तो बेंजीन बन जाएगी। तो ये वाली एल्कीन है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रही है, जिस दोनों के अंदर क्या है, अनसैचुरेशन है। दोनों के अंदर क्या है, अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। लेकिन ये जो असाइक्लिक एल्कीन है वो तो क्या दे रही है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ARAC रिएक्शन। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे तो ओनली इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो सब्स्टिट्यूट करके जुड़ेगा किसी को। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसकी मैकेनिज्म आएगी आगे। ठीक है, तो ये क्या कारण है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ARAC रिएक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ उसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, इस वजह से। जबकि नॉर्मल जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, असाइक्लिक कंपाउंड होंगे, वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है। ठीक है, ये भी अभी आएगा आगे जब हम फ्रॉड सर्कल के थ्रू समझेंगे कि डायमैग्नेटिक रिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है आपके वो सारे क्या है, पेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सारे, तभी तो हम उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें हर एक एटम, ईच एटम क्या होगा इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच एटम इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एटम यहाँ पे क्या होगा आपका, sp2 हाइब्रिडाइज होगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। बट समटाइम्स इट्स sp हाइब्रिडाइज, जैसे बेंजीन के अंदर sp हाइब्रिडाइज आ जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हर एक एटम आपका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है उनके पास। इट इज एसोसिएटेड विथ हाई रेजोनेंस एनर्जी। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। जिस एरोमेटिक कंपाउंड की पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा एरोमेटिक होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हाई रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी देखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग देखेंगे, और पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी यानी कि उसकी एरोमेटिसिटी भी बढ़ेगी और उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो उसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी देखनी है। अगर आपको टोटल रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है, उसको आप पर रिंग से, उसमें नंबर ऑफ रिंग कितनी है उससे डिवाइड कर दो। आपको टोटल रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है, उसको नंबर ऑफ रिंग से डिवाइड कर दोगे तो उसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। और पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी, और एरोमेटिसिटी ज्यादा होने से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है। ठीक है, तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या है, 36 किलो कैलोरी पर मोल, और रिंग भी इसमें एक ही है तो इसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, 36 होगी। नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या है, 61 किलो कैलोरी पर मोल है। अब इसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो नंबर ऑफ रिंग यहाँ पे कितने, 2 है, तो मैं इसको 61 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ जाएगी, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी मेरी 30.1 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी। और ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या है, 84 किलो कैलोरी पर मोल है। इसकी अगर पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, डिवाइड बाय 3 कर देंगे इसको 84 को, तो 28 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि रेजोनेंस एनर्जी
पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा आ रही है, बेंजीन की, फिर नेफ्थलीन की और फिर एंथ्रासीन की। तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जाएगी। तो बेंजीन से लेकर अगर एंथ्रासीन तक जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेंजीन आपका मोर एरोमेटिक होगा कंपेयर टू नेफ्थलीन और कंपेयर टू एंथ्रासीन। तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा किसकी होगी, बेंजीन की ज्यादा होगी, फिर नेफ्थलीन की और फिर एंथ्रासीन की। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट। जो डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, हम उसको किससे समझते हैं, फ्रॉस्ट सर्कल से। जो फ्रॉस्ट सर्कल है वो बताता है कि जो कंपाउंड में है ना एरोमेटिक करंट है कि नहीं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट है कि पैरामैग्नेटिक रिंग करंट है। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड है, एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक है। तो अपन को समझना है कि ये कैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉस्ट सर्कल बनाना है, ये सर्कल बनाना है आपको पहले, और सर्कल के बीच में जस्ट इसके सेंटर से डॉट डॉट लाइन खींचनी होती है। ठीक है, सर्कल बनाना है पहले और सर्कल के बीच में से एक सेंटर लाइन खींचनी होती है डॉट डॉट करके। ठीक है, जो सर्कल जिस लाइन से ऊपर वाले ऑर्बिटल होंगे उनको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो इस सेंटर लाइन से ऊपर वाले ऑर्बिटल होंगे उनको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। जो जस्ट लाइन के ऊपर होंगे ऑर्बिटल उनको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो इस लाइन से नीचे होंगे वो होंगे आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो बनाना कैसे आपको, फ्रॉस्ट सर्कल के अंदर मॉलिक्यूल कैसे फिट करने हैं। तो जो आपका कंपाउंड है उसका एक कॉर्नर होगा वो टच करना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एक कॉर्नर इस सर्कल पे टच करता होना चाहिए। जैसे इस कंपाउंड को बनाना है तो इसका एक कॉर्नर होगा वो आपको टच होना चाहिए एक सर्कल के किनारे से। फ्रॉस्ट सर्कल के अंदर जो कॉर्नर है, कॉर्नर टू कॉर्नर बनाना है आपको। ये कोई भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है आपको उसका कॉर्नर से कॉर्नर टच करना है। तो इसका जो हम बनाएंगे कॉर्नर से कॉर्नर टच करता हुआ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, इसी तरह 5 मेंबर में देखें तो कॉर्नर टच होने चाहिए, जो उसकी कॉर्नर है हर एक कंपाउंड के वही टच होने चाहिए यहां पे। ये 5 मेंबर का बन जाएगा। ये 6 मेंबर का। तो हर एक कंपाउंड का जो आप फ्रॉस्ट सर्कल में फिट करोगे इसे, तो हर एक कंपाउंड का कॉर्नर टच होना चाहिए सर्कल से। ठीक है, तो आपका फ्रॉस्ट सर्कल सही बन जाएगा। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, तो लाइन से नीचे वाले कौन से आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, लाइन से ऊपर वाले क्या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, बॉन्डिंग में भरोगे। तो ये जो जहां पे टच हो रही है लाइन, ये क्या बता रहे हैं, इसकी एनर्जी को बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एनर्जी लेवल है कि यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है और यहाँ पे सेम एनर्जी के 2 एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों किस में आ जाएंगे, नीचे बॉन्डिंग में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप बॉन्डिंग में भरोगे, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो इस तरह से है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे सीरीज वाइज बढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे। फ्रॉस्ट सर्कल के अंदर आपको इस तरह से बनाना है, फिर इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। ठीक है, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाना है। ठीक है, अब जो 3 मेंबर रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, अभी उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक है, यहाँ पे ये प्लेनर है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2 है। साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक।
जबकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, साइक्लिक है, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तो आपका क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 मेंबर रिंग के अंदर अभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं वो आ जाएगा आगे भी। ये भी आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर एक ही फर्क है, एरोमेटिक के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो 4 की टेबल में आते हैं इलेक्ट्रॉन 4, 8, 12, 16 वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डिलोकलाइज होंगे, जबकि एरोमेटिक के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 4n इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी क्या होगा आपका एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं तो ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें आप देखोगे कि जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या है, जो आपके यहाँ पे सारे पेड इलेक्ट्रॉन है। जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड है उनके अंदर आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या है, पेयर्ड है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। जब डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तो वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सब डायमैग्नेटिक होंगे, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे तो वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आप देखोगे उनमें क्या है, कम से कम 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जब कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और जब ये डिलोकलाइज होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बाई रेडिकल की तरह बिहेव करते हैं। इनके पास क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक तरह से बाई रेडिकल हो गए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये बाई रेडिकल कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, बाई रेडिकल बिकॉज ऑफ अनपेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बाई रेडिकल की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, जो ये 2 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग के अंदर है, जबकि यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग के अंदर है, जबकि यहाँ पे ये बॉन्डिंग के अंदर आ गए। तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, स्टेटमेंट के सवाल आते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है या वो बाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है या उनमें पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटलीस्ट मिनिमम। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। 2 होंगे तो बाई रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक हो गए तो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये फर्स्ट सर्कल से समझ में आया हमें कि जो इनमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है डायमैग्नेटिक क्यों हो रहा है और पैरामैग्नेटिक किस वजह से हो रहा है। तो किससे हेल्प हुई, फोर्थ सर्कल से। फोर्थ सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएगा। जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एरोमेटिक कंपाउंड। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है आपके वो सब कौन सी रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बट दिक्कत क्या है कि जब उनकी एरोमेटिसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी टुवर्ड ARAC उनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो रिएक्शन होते हैं वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, बट जैसे जैसे उनकी एरोमेटिसिटी बढ़ेगी उनकी जो रिएक्टिविटी है ARAC शो करने की, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एरोमेटिसिटी बढ़ने से उनकी ARAC की रिएक्टिविटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड ARAC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, कि एरोमेटिसिटी बढ़ेगी तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, टुवर्ड्स ARAC डिक्रीज होगी। ऐसे क्यों हो रहा है वो समझते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या शो करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके,
जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था तो वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल थे वो कौन कौन से थे आपके एरोमेटिक कंपाउंड आ रहे थे। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या आ रहे थे आपके एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या आ रहे थे आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि एल्कीन, एल्कीन भी आपकी क्या होती है न्यूक्लियोफाइल होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसके पास, जिस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। एल्कीन तो कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इस वजह से ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का इस पे क्या होगा, अटैक होगा। स्लो और आरडी स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड हो गया तो क्या होगा, पास वाले कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका बेंजीन है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पर आएंगे फिर इस पर अटैक करेंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी था तो इस पास वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड था उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो वो पहला स्टेप क्या होता है आपका, स्लो और आरडी स्टेप होता है। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड होने से क्या हुआ कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और ये यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जब कंपाउंड की आप एरोमेटिसिटी बढ़ा रहे हो, जब एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है, एरोमेटिसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, एरोमेटिसिटी कब इंक्रीज होगी, जब उसकी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीज होगी तभी तो एरोमेटिसिटी बढ़ेगी। और जब भी रेजोनेंस पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी, एरोमेटिसिटी बढ़ेगी तो क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यही तो पढ़ा था कि रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होने पर, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीज होने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जिस वजह से क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन के, ये यहाँ पे हमने क्या एनर्जी लेवल बनाए थे इलेक्ट्रॉन के, तो जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन के वो किसकी तरफ मूव करेंगे, न्यूक्लियस की तरफ। क्यों, क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ मूव करेंगे एनर्जी लेवल। जब वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करेंगे तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है पाई इलेक्ट्रॉन की, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुई न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि जो न्यूक्लियस की तरफ इसका क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी थी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी थी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो अवेलेबल थे, जो अवेलेबिलिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ गया। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई तो रिएक्टिविटी टुवर्ड एआरईसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई तो इसकी जो इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड होने की टेंडेंसी होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो एआरईसी की रिएक्टिविटी है वो एरोमेटिसिटी की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर एरोमेटिसिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी डिक्रीज होने से ये सब फैक्टर एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एरोमेटिसिटी जितनी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा डीलोकलाइज होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा डीलोकलाइज होंगे मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, वो इजिली अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर एक लाइन में मतलब समझे तो जितना ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होगा आपका, उसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग उतनी ज्यादा होगी, यानी कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ज्यादा डीलोकलाइज हो रहे हैं तो वो वहां पे लेस अवेलेबल है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए लेस अवेलेबल है तो वहां पे आगे एआरएसी हो ही नहीं पाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी बढ़ने पर उसकी एआरएसी की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने पढ़ा बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। बेंजीन से लेके नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जाते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डिक्रीज हो रही थी तो उसकी एरोमेटिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी तो एआरएसी की रेट भी बढ़ जाएगी। अगर आपको बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन में से पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल पहले किस पे ऐड होगा या किसके लिए एआरएसी की रेट ज्यादा होगी, तो ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन और ये एंथ्रासीन। अगर हमने क्या पढ़ा, यहां से यहां तक जा रहे हो तो जो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग है
पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, जिससे उसकी जो एरोमेटिसिटी थी वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो रही थी। जब एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी तो एआरएसी की जो रेट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हैं या एआरएसी करा रहे हैं तो तीनों में से एआरएसी सबसे पहले किस पे होगी, एंथ्रासीन पे, क्योंकि एंथ्रासीन क्या होगी, लेस एरोमेटिक हो गई, उसकी एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से उसमें एआरएसी पहले होगी, फिर नेफ्थलीन में, फिर बेंजीन में। तो एआरएसी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए एआरएसी की रिएक्टिविटी, एरोमेटिक कंपाउंड की टेंडेंसी क्या होती है, एआरएसी शो करने की, लेकिन जो एरोमेटिसिटी बढ़ेगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसका रीजन क्या है, ये रीजन है, ठीक है। अब एआरएसी की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है, वो आगे समझेंगे। ये बेसिक ब्रीफ था कि एरोमेटिसिटी बढ़ाने पर एआरएसी की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या रीजन है, ये हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिसिटी जितनी ज्यादा होगी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। पाई इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा डीलोकलाइज होंगे वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम हो जाएगी, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। आपको पहचान कोई कैसे की कोई एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो पहचानना कैसे है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, ठीक है। ये चारों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहला क्या, साइक्लिक, प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो भी डीलोकलाइज होने चाहिए। चारों कंडीशन फुलफिल होगी तब भी आप उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2, 6, 10, 14 और 18 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे होने चाहिए जो हक्कल रूल को फॉलो करे। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में एक ही फर्क है, एरोमेटिक कंपाउंड से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में एक ही फर्क है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या होने चाहिए आपके, साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। यहाँ पे क्या आगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक में ओनली ये फर्क है कि यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, जबकि एरोमेटिक के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब जो 4 के टेबल में जो नंबर आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज होंगे। 4 के टेबल में 4, 8, 12, 16 और 20, तो जो 4 के टेबल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो आएंगे आपके एंटी एरोमेटिक के अंदर, जबकि इनको छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, आपके एरोमेटिक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप उनको बोल पाओगे कि ये एरोमेटिक है या फिर ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक भी आपके साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए और यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना जरूरी है। ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपके क्या कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें भी वही सेम चीज है, ये चारों कंडीशन आपको देखनी है तभी आप उसको क्या बोलोगे, वो आपका एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। और इन चारों के अलावा इन चारों में से कोई भी अगर एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, इन चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो कंपाउंड आपके किस में आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक के अंदर। तो नॉन एरोमेटिक में जितने भी आपके असाइक्लिक कंपाउंड है, जो साइक्लिक नहीं, ये सारे क्या आपके असाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये सब क्या आपके नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा नॉन एरोमेटिक के अंदर, दूसरा पॉइंट नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या, चलो वो साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक के अंदर साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं वो ऑड नंबर में, जैसे कि 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो यहाँ पे ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर हमेशा इवन नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। यहाँ दोनों तरफ क्या इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, जबकि नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या देगा आपको, साइक्लिक भी दे देगा, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक में क्या होगा आपका, वो साइक्लिक भी है, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उनका डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आपको साइक्लिक भी दे दिया कंपाउंड, उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी है या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट उन इलेक्ट्रॉन का अगर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो भी वो आपका किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक में। जैसे कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, बट यहाँ पे क्या हो गया, अब जो तो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन है वो एब्सेंट हो रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट वहां पे डीलोकलाइजेशन एब्सेंट है, तो भी वो नॉन एरोमेटिक में आएगा। और डीलोकलाइजेशन एब्सेंट कब हो सकता है,
जब हम इंसर्जन कर दे एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम का, इंसर्जन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये वाला कार्बन कौन सा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज है। जब वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो आपका जो सिस्टम है, जो कंपाउंड है आपका, वो क्या होगा, प्लेनर रहेगा नहीं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है ज्योमेट्री में। तो ये जब कंपाउंड आपका प्लेनर ही नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे भी ये क्या आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, यहाँ पे भी ये sp3 हाइब्रिडाइज है। जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, तो वो प्लेनर होगा ही नहीं, तो वो आपका ना तो एरोमेटिक में आएगा, नहीं एंटी एरोमेटिक में आएगा। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है डीलोकलाइजेशन एब्सेंट होने का, कि वो आपका जो कंपाउंड है, सिस्टम है आपका, नॉन प्लेनर हो। पहला रीजन तो क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इंसर्शन कर दो आप, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर डीलोकलाइजेशन एब्सेंट हो जाएगा। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि वो नॉन प्लेनर हो, जैसे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को आपको ऐसे बना के देगा, वो पूछेगा कि भाई नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है। तो जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है वो इस शेप में एग्जिस्ट नहीं करता है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की ओरिजिनल जो शेप होती है वो ये होती है, टब शेप का होता है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन टब शेप का होता है और ये नॉन प्लेनर होता है, टब शेप का होता है। ये जो है इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और ये ऐसे टब शेप का होता है, ठीक है, ऐसे टब शेप का होता है। तो जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन होगा वो टब शेप का है, नॉन प्लेनर हो गया। तो नॉन प्लेनर किस में आएगा, आपके नॉन एरोमेटिक के अंदर। तो सिंपल सा लॉजिक है, इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक फॉलो नहीं हो रही है तो वो सब आपके किस में आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड है जैसे एनुलिन 10, एनुलिन 10 का मतलब है यहाँ पे 10 कार्बन एटम है। तो इसमें जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन है दोनों, ये हाइड्रोजन क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा, दोनों हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन की वजह से दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चला जाएंगे। जब आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन प्लेन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन एटम है आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन आपके आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, तो इसकी प्लेनरिटी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। जब ये नॉन प्लेनर हो गया तो किस में आ गया, नॉन एरोमेटिक में हो गया। तो जो एनुलिन 10 होती है वो आपकी क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे एनुलिन 12 में भी क्या होगा, ये जो चारों हाइड्रोजन है रिंग के अंदर, इनमें भी क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। जब स्टेरिक रिपल्सन होगा, इनमें भी क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, आपके आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे। तो ये भी स्ट्रक्चर आपकी क्या हो गई, नॉन प्लेनर हो गई। ये भी स्ट्रक्चर आपकी क्या होगी, नॉन प्लेनर। जब रिंग के अंदर जब इस तरह से हाइड्रोजन आ रहे हो आपके, और उन हाइड्रोजन में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, ठीक है। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले। स्टेरिक रिपल्सन जब भी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। उनको अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होती है किसमें आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर। ये आपकी पेंटालिन और ये हेप्टालिन है, दोनों ही आपके क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, नॉन प्लेनर। जब दोनों ही नॉन प्लेनर है, दोनों ही किसमें आएंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के अंदर आएंगे। तो पेंटालिन और हेप्टालिन ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने की ये नॉन एरोमेटिक के अंदर आते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करने हैं। ईच डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ईच डबल बॉन्ड काउंट एज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ईच डबल बॉन्ड काउंट एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ईच ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो काउंट एज ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड को भी आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, उसका कोई काउंट नहीं करना है। लेकिन अगर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर आपके अगर डीलोकलाइज हो रहे हैं तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। अगर वो लोकलाइज है तो 0 इलेक्ट्रॉन। कैसे, आपने ये पढ़ा है पायरोल, पायरोल के अंदर क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है, तो पायरोल के अंदर लोन पेयर क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कितने काउंट करें, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, यानी कि क्या आगे एरोमेटिक हो गया। लेकिन सेम चीज हम अगर पिरिडीन में देखें तो पिरिडीन के अंदर क्या होते हैं, ये वाले जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। पायरोल के अंदर ये वाले लोन पेयर क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए इनको काउंट करा। जबकि पिरिडीन में ये जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है।
जब ये लोकलाइज है तो इनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 0 इलेक्ट्रॉन लोकलाइज का, अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो आपको देखना है कि जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो हम अभी बताएंगे, ठीक है। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी क्या है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे इधर दोनों तरफ, ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन आ गया है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है आपका, आउट ऑफ प्लेन आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया तो किसमें आ गया, नॉन एरोमेटिक में आ गया, ठीक है। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें आपको देखना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। अभी आपको देखोगे इसमें कि ईच एटम आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें प्रत्येक एटम आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है, ठीक है। अगर आप इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन ये और एक ये लोन पे है, तो कितने हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। मतलब ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये होता क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर है हेट्रो एटम के ऊपर, हेट्रो एटम का जो ये लोन पेयर है, ये क्या आपका नॉन हक्कल लोन पेयर है। जो नॉन हक्कल लोन पेयर होता है हम उसको काउंट नहीं करते हैं। नॉन हक्कल लोन पेयर का पता कैसे चलेगा, अगर आपका हेट्रो एटम प्रेजेंट एट ए 3 रिंग, आपका अगर हेट्रो एटम 3 रिंग के बीच में है, हेट्रो एटम आपका 3 मेंबर रिंग के बीच में है या 3 रिंगों के बीच में है, और उसके ऊपर लोन पेयर है, तो वो आपका लोन पेयर क्या कहलाएगा, नॉन हक्कल लोन पेयर। आपका हेट्रो एटम 3 रिंग के बीच में है तो उस पर जो लोन पेयर होगा वो आपका नॉन हक्कल लोन पेयर होगा, उसको काउंट नहीं करना है। उसको काउंट नहीं करेंगे तो आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 5, यानी कि आपके यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो वो किसमें आएगा, एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। तो आप नॉन हक्कल लोन पेयर पहचान लोगे। कैसे पहचानना है, आपका वो हेट्रो एटम जो 3 रिंग के बीच में है वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन हक्कल लोन पेयर कहलाएगा, उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह कुछ कंपाउंड है जहां पे ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये आपका क्या है, नॉन हक्कल पाई बॉन्ड, नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है। ये पता कैसे लगेगा, ये सब क्या है, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है। टेट्रासाइक्लिक मतलब 4 साइकिल है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के अंदर होगा ये किसमें ऑब्जर्व होगा, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के अंदर तो ये बीच वाला बॉन्ड है वो देखना है आपको। अगर इस बीच वाले बॉन्ड पे जो इधर ये ब्रिज है, आप जहां पे फ्यूज हो रही दोनों रिंग, चारों रिंग, जो यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड है या जो यहाँ पे जो कार्बन है, ये दोनों ये दोनों जो कार्बन है वो आपको देखने की sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर बीच वाले पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है या फिर इन बीच वाले दोनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों, तो वो आपका नॉन हक्कल पाई बॉन्ड होगा, उसको आपको काउंट नहीं करना है। तो जब इसको हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। 12 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, एंटी एरोमेटिक में आ गया। इसमें बात करें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसमें आ गया आपका, एरोमेटिक में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ये दोनों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन आपका अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जितने पाई बॉन्ड है उसमें से आपको एक कम काउंट करना है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, बीच में डबल बॉन्ड तो नहीं दे रखा, लेकिन ये दोनों कार्बन है वो आपके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आपके दोनों में से अगर कोई भी आपका एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जितने पाई बॉन्ड है उसमें से आपको एक कम काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपको 6 पाई बॉन्ड मान के निकालना है। 6 पाई बॉन्ड मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आपका किस में आ गया, एंटी एरोमेटिक में आ गया, ठीक है। टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर ये दोनों जो आपके कार्बन है, दोनों में से कोई भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो वो आपका नॉन हक्कल पाई बॉन्ड में चला जाएगा। या डायरेक्ट आपको डबल बॉन्ड दे रखा हो तो आप सीधा देख ही लोगे कि ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है, या फिर ऐसे भी दे सकता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, इस वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी बना के दे सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों कार्बन अगर आपके दोनों में से कोई भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो वो नॉन हक्कल पाई बॉन्ड में चला जाएगा। मतलब जितने पाई बॉन्ड है उसमें से आपको एक कम काउंट करना है, फिर उसके आपको पाई इलेक्ट्रॉन निकालना है। और इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे तो ऐसा होगा, इसमें आप देखो कि ये दोनों जो कार्बन है आपके,
ये दोनों कार्बन आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब ये दोनों कार्बन आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने पाई बॉन्ड है, आपको उतने ही काउंट करने हैं। अगर दोनों आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपका नॉन नक्कल पाई बॉन्ड नहीं है। अगर टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के अंदर ये दोनों कार्बन आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो यहाँ पे जो आपके नॉन नक्कल पाई बॉन्ड एक भी नहीं होगा। तो जितने पाई बॉन्ड है, आपको उतने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। 4 5 6 7 7 मतलब यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? आपका एरोमेटिक के अंदर। ये कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड के अंदर ये जो बीच वाला बॉन्ड है वो आपका, अगर वहां पे डबल बॉन्ड है या उन दोनों कार्बन में से कोई भी एक आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो आपका नॉन नक्कल पाई बॉन्ड होगा। जितने पाई बॉन्ड है उसमें से आपको एक कम काउंट करके पता करना है कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अगर दोनों आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जितने पाई बॉन्ड है उतने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।